नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब जयपुर में चारदीवारी में रोड शो उनका होने वाला है। 15 अप्रैल को जयपुर में रोड शो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि ये जानकारी पहले ही सामने आ गई थी कि जयपुर और जयपुर का भी परकोटा, जो कि जयपुर का हार्ट कहा जाता है, जयपुर का दिल कहा जाता है, वहां पर अमित शाह जरूर पहुंचेंगे और एक रोड शो के माध्यम से बाकायदा वो आबोहवा, वो सिनेरियो एक बार फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जो बीते विधानसभा चुनावों में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जयपुर के परकोटे में क्रिएट करते हुए देखा था। अब 15 अप्रैल को ये रोड शो होने वाला है। जयपुर की चारदीवारी में रोड शो होगा। इसका रूट भी डिसाइड हो चुका है। शाम 5 बजे सांगानेरी गेट से रोड शो शुरू होगा और सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़, उसके बाद त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ तक रोड शो अमित शाह का होगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस रोड शो को लेकर प्रदेश भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि रोड शो में तो पहुंचेंगे लेकिन साथ ही प्रदेश संगठन की कई बैठकें भी वो लेने वाले हैं। जयपुर है, जयपुर का परकोटा है, परकोटे में पहुंचकर लोगों के दिलों तक एक बार फिर से वो आवाज पहुंचाने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के इसी परकोटे से लोगों के दिलों में पहुंचाई थी। जयपुर की चारदीवारी में रोड शो है और ऐसे में जयपुर शहर साथ ही जयपुर ग्रामीण की दोनों सीटें से प्रभावित हो रही है, क्योंकि जयपुर के परकोटे में जो बसावट है वो उस तरह की है जो कि जयपुर के ग्रामीण अंचल, जयपुर के शहरी अंचल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दोनों अंचलों को छूती है, दोनों को टच करती है। ऐसे में 15 अप्रैल को जयपुर में रोड शो रहेगा। अमित शाह का रूट रहेगा, सांगानेरी गेट से शुरुआत उसकी होगी, त्रिपोलिया बाजार उसके बाद छोटी चौपड़ से रोड शो आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा अपने गंतव्य तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के रूट और तारीख समय के अनाउंस होते ही प्रदेश भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के अलवर के हरसौली में जनसभा आज हुई। लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के जनसमर्थन में जनसभा आज उन्होंने की और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने हरसौली में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। जो सभा रही हरसौली में, उसे नाम दिया गया विजय संकल्प सभा। भूपेंद्र यादव के समर्थन में ये सभा थी। समर्थन के लिए लोगों की उपस्थिति वहां देखते ही बन रही थी, क्योंकि बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह हैं और ऐसे में बड़े चेहरे की उपस्थिति ही किसी फंक्शन में, किसी इस तरह की सभा में होना अपने आप में लोगों में एक्साइटमेंट और उत्साह को बढ़ाता है। गृह मंत्री ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से एक बार फिर से ये कहा कि आपकी आवाज धीमी है, जोर से पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय के नारे आप लगाइए। जय श्री राम के संबोधन के साथ में अपनी शुरुआत वक्तव्य की उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये नारा ही नहीं, लोगों का विश्वास है, जो कि इस बार सही साबित भी होगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये संकल्प उन्होंने फिर से हरसौली में दोहराया। साथ ही कल पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने वाला है और उसको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो, जो न्याय पत्र कांग्रेस ने इसे नाम दिया है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का वादा कांग्रेस ने किया, लेकिन वादा पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 साल तक देश का विकास नहीं कर पाई, असफल रही और नियत भी नहीं थी। बीजेपी सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया। ईआरसीपी योजना, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ईआरसीपी जल्द ही पूरी होगी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो कि सभी गारंटियों की गारंटी है। अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरसौली में कहा कि अलवर जिले को भी पेयजल और सिंचाई के पानी के लिए अब दर-दर नहीं भटकना होगा। ये पानी ईआरसीपी के दौरान जब ये योजना शुरू हो जाएगी उन्हें मिलेगा, हर घर पानी पहुंचेगा और ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस जो भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश कर रही है वो नाकाम साबित होगी। तमाम सारी बातें आज उन्होंने भूपेंद्र यादव के जन समर्थन में जो सभा रखी गई थी उस दौरान कही। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर हैं। आज हनुमानगढ़ में चुनावी जनसभा उन्होंने की और इस दौरान नोहर में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया के समर्थन में जनसभा में संबोधन देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के साथ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और बांटने की राजनीति की। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और वादे किए, काम कभी नहीं किया। ये सारी बातें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही। नोहर की सभा के दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद बीते 10 सालों में यानी कि एक दशक में देश में विकास की क्रांति महसूस लोगों ने की है। देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, विश्वास है। केंद्र की सभी योजनाएं लोगों के जीवन में मील का पत्थर साबित हो रही है, जिसका लाभ अब राजस्थान में भी डबल रफ्तार के साथ तेजी के साथ मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है। आगे कहा उन्होंने, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के 45% वादे पूरे किए हैं। ये वो संकल्प पत्र जो कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों से ही सुझाव लेकर बनाया था। कहा कि 45% वादे 100 दिन से ज्यादा पूरे हो गए हैं सरकार को, और पूरे भी वादे हुए हैं। राजस्थान में अब तेज गति से विकास हो रहा है। प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। प्रदेशवासियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। पेपर लीक माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कस लिया है, और अब राजस्थान में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ में ये जो परीक्षाएं हैं उस पर लोगों को, युवाओं को विश्वास भी है। देश और प्रदेश की जनता को मोदी जी की गारंटियों पर भरोसा है। भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटें भारी अंतर से जीत रही है। और इसी तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल भरतपुर और धौलपुर के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग लोकसभा सीटों के दौरा वो लगातार कर रहे हैं, और मैराथन दौरों के इस दौर में कल भरतपुर और धौलपुर की सभा उनकी रहेगी। पूरा कार्यक्रम आपको मिनट टू मिनट बताते हैं, क्योंकि कल सुबह 11:45 पर भरतपुर के सीकरी पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीकरी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, और उसके बाद दोपहर 1:30 बजे पुंछड़ी का लोटा में श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे कुम्हेर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, और दोपहर 4:20 पर धौलपुर के सैपाऊ पहुंचेंगे भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा बाड़ी रोड पर यहां पर महादेव मंदिर के पास सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद रूपवास में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कल भरतपुर में ही रात्रि विश्राम रहेगा सीएम भजनलाल शर्मा का। भरतपुर से आते हैं, भरतपुर में लंबा समय उन्होंने गुजारा, और ऐसे में भरतपुर के अलग अलग क्षेत्रों में जब पहुंचेंगे, भरतपुर की सीकरी सबसे पहले 11:45 पर पहुंचने का कार्यक्रम है। सीकरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे पुंछड़ी का लोटा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने वाले हैं। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप देखेंगे, और दोपहर 2:30 बजे कुम्हेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 4:20 पर धौलपुर के सैपाऊ पहुंचेंगे। बाड़ी रोड पर महादेव मंदिर के पास सभा रखी गई है, उसे संबोधित करेंगे, और उसके बाद रूपवास में प्रबुद्धजन सम्मेलन रखा गया है, जिसमें शिरकत भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होगी। कल भरतपुर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, और रात्रि विश्राम के दौरान भी हो सकता है कि कुछ अनयूजुअल और जो अप्रस्तावित कार्यक्रम है उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आए। चलिए बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की, जिसके बीच जमीन की अदला बदली। 50 साल के बाद जमीन अदला बदली। बांग्लादेश के लोगों ने इसे ईद का तोहफा अपने लिए माना है, और इसे बताया है कि ईद का तोहफा उन्हें बतौर ईदी के मिला। भारत ने बांग्लादेश को सीमावर्ती रानी शंकोई उपजिला की 56 एकड़ जमीन को सौंपा है। मौका भी ईद का रहा, लिहाजा खुश होना भी बांग्लादेशियों का लाजमी था। इसके बदले में बांग्लादेश से 14.68 जमीन हासिल भारत को हुई है। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी कि बीजीबी के सर्वे के बाद इस फैसले को किया गया। हालांकि सर्वे से पहले मंथन हुआ। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर के गार्ड के सर्वे के बाद में ये संगठित फैसला रहा। बीजेपी ने इसके लिए बीएसएफ का भी शुक्रिया जाहिर किया, और अपने लिए बतौर ईद का तोहफा इसे कबूल किया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स पर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने गेम्स की मेजबानी से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और घाना ने मेजबानी से इनकार किया है। दरअसल हर बार इसका बजट ज्यादा बढ़ रहा है, और जो बजट बढ़ रहा है उस वजह से मेजबानी करने से ये जो देश है कतरा रहे हैं। हालांकि अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर सकता है, क्योंकि ये एक ऑप्शन अभी सामने आया। हालांकि ग्लासगो में खेलों की संख्या को घटाने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि ओवरऑल कई सारे गेम्स होते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन बढ़ते हुए बजट को देखते हुए कॉमनवेल्थ में हर बार जो बजट है वो तय बजट से ज़्यादा, और ऐसे में जो देश है उन्होंने ये कहा है, ये बात कही है कि वो इस बजट को अफोर्ड करने में असक्षम है। ऐसे में ग्लासगो कंट्री ने खेलों की संख्या को घटाने के बाद इसकी मेजबानी के लिए स्वीकार अपने आप को किया है। लेकिन 2022 की अगर बात करें तो बर्मिंघम 20 गेम्स इसमें थे, जबकि ग्लासगो ने 10 और 13 खेलों का प्रस्ताव इसके लिए दिया है।
उन्होंने कहा है कि बतौर इस शर्त के पीछे कि अगर 10 से 13 गेम्स हो सकते हैं, बजट में कटौती होगी और फिर वो इसके लिए कैपेबल होंगे कि वो कॉमनवेल्थ को होस्ट कर पाएं। 2014 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ग्लासगो कर चुका है, यानी कि दूसरी दफा ये दूसरी मर्तबा ये मेजबानी का मौका अगर होता है ग्लासगो के लिए तो फिर ये दूसरी बार होगा पूरे 10 सालों के बाद 2014 से 2024 में। सिंगापुर के साथ में टेक्नोलॉजी और न्यायिक वार्ता पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मौजूद रहे। बेहद खास और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस ये थी क्योंकि सिंगापुर के साथ में टेक्नोलॉजी और न्यायिक वार्ता पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन भी मौजूद रहे। इसके अलावा जज, न्यायविद और विशेषज्ञों का पैनल भी इस चर्चा में शामिल हुआ। सभी इंटेलेक्चुअल थे और इसे में जब चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ तो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और ऐसे में कॉन्फ्रेंस में न्यायपालिका में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो टर्म, ये वो शब्द जिससे विश्व का शायद ही कोई कोना अब अछूता रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भी एआई की परिवर्तनकारी भूमिका पर क्या पर्क्स है, क्या कॉन्स है, उसको लेकर के डिस्कशन जरूर किया गया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस की वजह से सत्ता में होगी बीजेपी। उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होगी तो अपने कारणों से तो होगी, लेकिन एक बड़ा कारण रहेगा कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी अगर सत्ता में है तो कांग्रेस और उसकी लीडरशिप के नाकामियों की वजह से कांग्रेस की अभी भी लीडरशिप जब तक स्टेबल इसी तरह से रहेगी, जब तक परिवर्तन इसमें नहीं होंगे, तब तक बीजेपी हुकूमत करती रहेगी। अपने आप में बड़ा बयान, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा लंबे समय तक रहे, लेकिन जब कांग्रेस से उनका मोहभंग हुआ, जब कांग्रेस से दिल के तार टूटे तो कहीं ना कहीं जुबान पर वो बातें भी छिपी हुई सामने आती रही, जिसका जिक्र ना सिर्फ गुलाम नबी आजाद बल्कि कांग्रेस के कई बड़े चेहरों ने जो अब कांग्रेस में नहीं है उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत तब तक रहेगी जब तक कांग्रेस परिवर्तन नहीं करती। कांग्रेस के अंदर हमारी G23 ग्रुप थी। लोकसभा और राज्यसभा में भी G23 वाले नेता बोला करते थे। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस हमेशा परिवर्तन से बचती रही है। किसी ने कभी नहीं बोला कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं उसे किस तरह से भुनाया जाए, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले, इसका जिक्र कभी भी नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष और राजौरी अनंतनाग से कैंडिडेट है आजाद, और उन्होंने इस बयान के जरिए एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता में वापसी होती है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण कांग्रेस होगी। आचार संहिता के बाद पर्यटन को मिलेगी नई ऊंचाई। जी हां, ये संभव हो पाएगा क्योंकि मरुधरा में पर्यटन की विशेष विधाओं का रोमांच नजर आएगा। हेली टूरिज्म, हॉट एयर बलून, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य एक्टिविटीज होने वाली है। तो वहीं कई धार्मिक स्थलों के विकास और शौर्य की गाथा के लिए प्रताप सर्किट पर भी काम होगा। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता से पहले जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, अब आचार संहिता के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हेली टूरिज्म के लिए EOI एक फर्म ने रुचि भी दिखाई है, जो इंटरेस्ट है उसने शो किया है। हालांकि ये फर्म 20 मार्च को प्रेजेंटेशन के लिए उपस्थित नहीं होगी, लेकिन अब आचार संहिता के बाद एक और मौका दिया जाएगा जिसमें हॉट एयर बलून एक्टिविटीज, स्काई डाइविंग और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए 5 फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। इसमें रामेश्वर घाट, बिगोद संगम, पुष्कर घाट के लिए प्रारंभिक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी तैयार करना शुरू हो गया है। तो वहीं महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए पी डेकोर सलाहकार प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। पर्यटन निगम ने सर्किट के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और पर्यटन विभाग को बाकायदा इसके लिए एक पत्र भी लिखा गया है।